बल्लेबाजी यहाँ पे होनी चाहिए। मिलाऊंगा तो एक दूसरे से। मैं जैसे मेडिटेटर हूँ, मैं अपलाइन को लेकर के गया अपने प्रोस्पेक्ट के पास। तो सबसे पहले मैं अपने अपलाइन के बारे में बताऊंगा, फिर अपलाइन को उस प्रोस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा। एक ही बात बोलूंगा कि प्रधान जी, जो भी उनका नाम होगा, सर ये हमारे सीनियर हैं और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज सर के छत्र छाया में, सर के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने जो प्लान के दौरान जो मेरी अचीवमेंट मैंने आपको शेयर की थी, वो अचीवमेंट का रियल हकदार आज आपके सामने खड़े हैं। मैंने मेरे जीवन में जो भी कुछ पाया है सर की वजह से पाया, और सर का आज इतना बड़ा औहदा है, आज सर की इतनी बड़ी व्यस्तता है, सर के पास आज इतना बड़ा अचीवमेंट है कि सर को समय मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करके मैंने सर का समय लिया है। और मैंने एक ही बात सोचा है कि जैसे सर की बात को मैं मान करके मेरे जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। मैं प्रधान जी मैं रियल बता रहा हूं, अगर सर की बात तो आपने अगर 5 मिनट सीरियसली रूप से सुन लिया तो जो जिंदगी मेरी बदल रही है, जो अचीवमेंट मेरी लाइफ में आ रही है, वो अचीवमेंट कल को आपकी लाइफ में भी आएगी, क्योंकि सर के पास बहुत कीमती समय और वो कीमती समय में से हमें निकाल के दिए हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा सर की बात को सुने। और सर ये हमारे प्रधान जी हैं, बहुत एक अच्छे इंसान है, बहुत एक भले इंसान है, समाज सेवी इंसान है। और सर क्या करते हैं वो आप बता दीजिए सर के बारे में। और एक दूसरे से परिचय हो गया, फिर हाय हेलो करिए, फिर एक अपलाइन फटाक से उस डाउनलाइन की प्रशंसा करेगा, फिर दिन आगे वो बढ़ेगा। ठीक है, प्रमोशन आपका धुआंधार होनी चाहिए। जब तक आपका प्रमोशन धुआंधार नहीं होगा तो आपके अपलाइन की बात सामने वाला प्रोस्पेक्ट सुनेगा ही नहीं। वो पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हुआ रहेगा, आजा कौन है प्रधान, वो खुद प्रधान है बैठा हुआ। तो हमेशा आपको हाईली लेवल पे करनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फिक्स टाइम बिफोर फॉलो, मिनिमम 10 मिनट बिफोर। टाइम का पंक्चुअलिटी आप हर मीटिंग में आप सुनते होंगे, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप सुनते होंगे, लेकिन क्या आपको चेक करने की जरूरत है टाइम का पंक्चुअल है? मैं कल भी एक लीडर से नवादा में मिल रहा था, कल मैं दिन भर नवादा था। एक डाउनलाइन आकर के बोल रहे हैं अपलाइन के बारे में, सामने मुंह पे बोल रहे हैं कि सर सब कुछ ठीक है, इस बंदे का टाइमिंग का कोई पता नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि इसके पास टाइम का अहमियत नहीं है। बताइए, मैं सुन के बड़ा सरप्राइज हो रहा हूं कि एक डाउनलाइन कैसे किसी अपलाइन के बारे में, टाइमिंग के बारे में बोल सकता है। मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे इस बिजनेस के भीतर अगर बड़ा काम करना है तो मुझे एक काम जरूर करना होगा, टाइम का पहले पंक्चुअल बनना पड़ेगा। जैसे एक लंगोट का पक्का बनना पड़ता है, वैसे टाइम का पंक्चुअल बनना पड़ेगा। अगर मैंने समय दिया है तो समय के बिफोर 5 मिनट 10 मिनट पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट का फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2-2 घंटे लोग लेट कर रहे हैं, 4-4 घंटे लेट कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि रिजल्ट कन्वर्ट हो जाए। पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। सामने वाला कोई बढ़िया व्यक्ति मिल जाएगा ना आपको, डिसिप्लिन व्यक्ति, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, और जुड़ भी गया तो काम नहीं करेगा। आपने जो समय दिया, या तो समय दीजिए मत, और अगर आपको लगता है कि ये जाम वाले रास्ता है तो आप आधा घंटा पहले निकलिए। हाँ, आधा घंटा पहले निकलने के बाद भी अगर कई बार लेट हो जाए तो अलग बात, संभावना अलग कई बार बन जाती है, लेकिन आपके हाथों में है, आपको पता है, आप डेली उस रास्ते से गुजरते हैं, आपको पता है कि कितनी जाम रहती है, उस अनुसार से आप निकलिए वहां पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? वजह सिर्फ एक है, आप पहले एक डिसिप्लिन लीडर बनिए। आप जो टाइम आपने दिया उस टाइम पे पहुंचने की कोशिश करिए। आप बंदा काम करना चाह रहा है, वो बंदा करना चाह रहा है, भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं एक व्यापारी हूं, मुझे काम करना है, लेकिन मैं जो समय से बुलाता हूं मेरे पास 2 ही घंटा है, अब बुलाता हूं 2 घंटे बाद आते हैं, तो कैसे करूंगा बताइए? सही बात बोल रहे हैं। उसकी गलती कैसे दूं? कोई भी व्यक्ति की गलती कैसे दूं? इंडिविजुअल उस लीडर में गलती है। अगर उस लीडर को आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो सबसे पहले उनको हैबिट को सुधारना पड़ेगा, और वो हैबिट टाइम का पंक्चुअल उनको बनना पड़ेगा। कभी मीटिंग में आते हैं तो लेट आते हैं, कभी फॉलो करने जाते हैं तो लेट जाते हैं, प्लान करने जाते हैं तो लेट जाते हैं। सर लेट जाएंगे तो सक्सेस भी लेट मिलेगी, आप मान लीजिए ये बात। टाइम का पंक्चुअल बनना पड़ेगा। ये जो 24 घंटे के अंदर पहला फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है, ये भी तो टाइम पंक्चुअलिटी की बात है। आज आपने प्लान दिया, 2 दिन बाद मिलिए, 4 दिन बाद मिलिए, वो टाइम कहां हुआ? आपको आपका प्लान ने, आपका सिस्टम ने बताया कि सर 24 घंटे के अंदर हमें पहला फॉलोअप करना चाहिए ही चाहिए, फिर हर एक दिन अब्सेंट करके दूसरा दिन मिलूंगा उनसे, ये फॉलोअप का तरीका बताता है। लेकिन हम मिल रहे हैं 4 दिन बाद, 1 सप्ताह गैप करके, कोई फायदा नहीं है। टाइम का पंक्चुअल जो व्यक्ति नहीं है, जो लीडर नहीं है, उस लीडर के पास अचीवमेंट बहुत दूर आएगा, और साथ ही साथ जो आएगा
अच्छे व्यक्ति नहीं आएंगे, डिसिप्लिन व्यक्ति नहीं आएंगे उनकी टीम में, क्योंकि पहले खुद बनना पड़ता है डिसिप्लिन। तो फाइटर्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टाइम का पंचुअल बनिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपको समय अपने जीवन का कीमती देता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं इंगेज है। अगर आपको वो 20 मिनट का 1 घंटा का, आधा घंटा का समय दे रहा है, तो वो चुरा करके दे रहा है। उसके समय की अहमियत को पहचानिए और उसको समय पे डिलीवर करिए, सारी चीजें हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, द वीडियो शुड बी कनेक्टेड टू द प्रोस्पेक्ट नीड्स। आप अपने मोबाइल में लैपटॉप रखते हैं तो लैपटॉप में कुछ ऐसे वीडियोस भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखिए कि सामने वाला जो बैठा हुआ व्यक्ति है उससे कनेक्ट कर सके। 2-4 मिनट का वीडियो है। हाउ टू सो द प्लान में बताया गया था ना, या क्लोजिंग में आपको बताया गया कि सामने वाले के अकॉर्डिंग वीडियो कुछ आपको मोबाइल में रखनी है, तो रख करके जानिए, मटेरियल है हमारा। अगला पॉइंट है, ऑलवेज गो विथ अपलाइन और डाउनलाइन। जब भी आप फॉलोअप के लिए जाएं तो कभी अपलाइन के साथ, कभी डाउनलाइन के साथ। जब आप सीखे हुए हैं, नहीं सीखे हुए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ जाइए फॉलोअप में, और सीखे हुए हैं तो आप किसी डाउनलाइन को लेके जाइए। अगर आप सीखे हुए नहीं है तो आपका अपलाइन करेगा तो आप सीख जाएंगे, और आप सीखे हुए हैं तो डाउनलाइन को लेके साथ में जाइएगा तो डाउनलाइन सीख जाएगा कि आप फॉलो कैसे कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अकेले निकल जाते हैं। अकेले तो निकलना ही नहीं है। जिनको आपको लगता है सिखाना है हमें अपने डाउनलाइन को, तो उससे बेहतर मौका जो आप एक जगह रूम में बंद करके फॉलो करना कैसे सिखाइएगा, मुझे बताइए तो आप। अरे कंटेंट्स दे सकते हैं, आज मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट्स दे सकता हूँ, लेकिन जो सामने वाले फॉलो पे, मैं आपको किसी फॉलो में बैठ जाऊं और वहां पे अगर फॉलो करूं, फिर आपको बताऊं फॉलो कर रहा हूं और आपको बता दूं कैसे कैसे बात करूंगा, किस सवाल का कैसे जवाब दूंगा, कहां पे मेरा क्या रिएक्शन रहेगा, वो ध्यान से आप देखिएगा, तो वो रियल फॉलो हुआ, वो लाइव फॉलो आपने दिया, डेमो। वो फॉलो आपको करना चाहिए, और वो तब होगा जब आप फॉलो पे निकलेंगे। अगर सीखे हुए हैं तो डाउनलाइन के साथ निकलिए, उस डाउनलाइन को जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके टीम के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, फिर भी ले जाइए। चलिए सर, आज बताता हूँ कैसे फॉलो किया जाता है। और वो अपलाइन, मैं उन अपलाइनों से कहना चाहूंगा, सर आप भी अपने डाउनलाइन को ले जाइए, जिनको आप किताबी या इस तरह का ट्रेनिंग में, कोई फंक्शन में आप सिखाना चाह रहे हैं, उससे बेहतर है आप उनको फॉलो पे ले जाइए। आप, कोई फर्क नहीं पड़ता वो गेस्ट किसका है, हमें इसको फॉलो सिखाना है तो फॉलो सिखाऊंगा ग्राउंड पे ले जा करके, और ये आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वियर फॉर्मल ड्रेस कोड ओनली। फॉलो पे मैं बात कर चुका हूं, फिजिकली डिसीजन अगर आपका सही है तो आप प्रिपेयर होकर के, रेडी होकर के आप जाएंगे। कीप ऑल रिलेवेंट मटेरियल इन बैग, आपके बैग में सारे मटेरियल होने चाहिए, मैं बात कर चुका हूं। स्टार्ट जनरली टॉक अबाउट हिज और, देखिए यहाँ पे देखिए, कोई भी बातें आप किसी से शुरुआत करते हैं फॉलोअप में या प्लान में, तो पहले कोई जनरल टॉक आप शुरुआत करिए। कोई नॉर्मल शब्द, क्या हो सकता है नॉर्मल शब्द, और सर कैसे हैं, फैमिली में सब बच्चे हैं, बच्चे से बच्चे हैं, और बच्चे क्या करते हैं सर, कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे फैमिली, बच्चों को आपने ले लिया, हाँ बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, तो सर बच्चे पढ़ते हैं कहीं, कहाँ जाते हैं सर, कौन से क्लास में पढ़ते हैं सर, ये नॉर्मल टॉक हो गया। और जैसे ही उन्होंने बताया कुछ, उसका अप्रिसिएशन करिए, आप प्रशंसा करिए उनकी, प्रशंसा करिए उनकी, बहुत बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं बच्चे को सर, मैम मैम भी टीचर है, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। जो भी आपको लगे प्रशंसा करनी है। और मैंने एक ही बात वहां पे हाउ टू सो द प्लान में एक बात बताई गई थी, आपको याद है, कुछ लोग को फॉलो करने जाते हैं तो चाय मिलता है तो चाय में नुस्खा निकालते हैं, जिनको नाश्ता मिलता है नाश्ते में नुस्खा निकालते हैं। सर हम ना चाय पीने गए उनके यहाँ, ना नाश्ता करने गए, हमारा पर्पस क्या था वो याद रखना है। जब पर्पस याद रहेगा तो फीकी चाय भी आपको मीठी लगेगी और नरम बिस्किट भी आपको खास्ता लगेगा, जब आपका पर्पस क्लियर रहेगा। नहीं तो कुछ लोग यहाँ पे अगर गलती से खाना परोस दिया, तो पहली बात तो खाना खाना नहीं फाइटर, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा रिक्वेस्ट हो तो खाना है, तो सब कुछ भी हो आपको प्रशंसा करके आना है। अगर आपके चाय में मक्खी भी गिर जाए ना, तो इतनी तारीफ होनी चाहिए कि वो मक्खी भी शर्मा जाए और पिलाने वाले भी शर्मा जाए, और ये उनके अंदर से एक आवाज आए, फिर जरूर आइएगा। लेकिन जब आप प्रशंसा नहीं करते हैं तो होता क्या है, दोबारा वो व्यक्ति आपको देखना पसंद नहीं करता, दोबारा वो व्यक्ति आपसे मिलना पसंद नहीं करता, ये दिक्कत आती है। मनीष सर क्या कर रहे हैं आप? हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, कहाँ है आप? बेकार मैं भूख रहा हूँ यहाँ पे आए।
मीटिंग में रहे सर। मीटिंग में रहे सर। मैं आप सभी से कह रहा हूं, देखिए मैं समझ रहा हूं आपका समय कीमती है, आपका 100 एसपी 500 एसपी 1000 एसपी इंतजार कर रहा है, लेकिन फिर बात वही हो जाएगी, 1000 एसपी संभालने लायक भी बनना पड़ेगा हमें, और वो तभी बन पाएंगे जब हमारा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हमारे अंदर होगा। सही है? तो प्राइमरी चीज को, तो जब भी आप किसी के घर जाएं तो नॉर्मल टॉक से ही शुरुआत करें, है ना। पहले हाल समाचार ले लें और बाकी चीजों की उनकी प्रशंसा जरूर करें, तभी जाकर के आपके साथ वो कनेक्ट हो पाएंगे। फिर देन आपको बात शुरुआत करनी है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी में जब आप फॉलो अप करने जाएंगे तो ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया था। क्या क्या कि कैसा भी सवाल हो, कितना भी नकारात्मक सवाल हो तो क्या करना है, सबसे पहले हमें स्माइल करना होता है ना। और कभी भी सवाल के बदले जवाब नहीं देना होता है, सवाल के बदले हमेशा सवाल ही करना है ना। और जब बात कुछ ऐसी होती है ना तो हम विवाद करने लग जाते हैं, विवाद करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। वो भी बोल रहा है हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है हम भी बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं एक दूसरे से, घंटों चल रहा है डिस्कस, फिर भी निष्कर्ष नहीं मिला। सर विवाद करने से बेहतर है आप एक अच्छे लीडर तब आप कहला पाएंगे जब आप सामने वाले व्यक्ति को सुन लीजिए, आप खाली करा लीजिए उनको। क्योंकि अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं, उसमें कुछ डालना चाह रहे हैं, वो पहले से भरा हुआ है तो कुछ डाल सकते हैं क्या? एक गिलास, ये वाली, अब ये गिलास है, इस गिलास में पानी भरना है मुझे और पहले से ही भरा हुआ है, तो पानी इसमें टिकेगी या बारिश लग जाएगी? आप सबको पता है। तो सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो पहले उनको सुनिए, उनको खाली कराइए। जब वो सारी बात बोल ले फिर अपने को शुरुआत करनी है जवाब देने के लिए। हम क्या करते हैं, एक सवाल किया, वो कुछ बोल रहा है, दूसरा और बोलना चाह रहा है, फिर हम पहले रुकिए 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 सर मैं देता हूँ जवाब, देना शुरू कर दे, फिर हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर हो रहा है, फिर जा रहा है। इसको बोलते हैं अपने भाषा में थेथरोलॉजी, और थेथरोलॉजी का कोई फॉलोअप नहीं हो सकता सर, कोई जवाब नहीं इसका। तो पहले सुनना है, उनको खाली कराना है, फिर दिन आपको जो भी सुटेबल उनके सवाल आप नोट करिए। आपको लगता है बहुत सारा सवाल कर रहा है मुझे याद नहीं रहेगा तो लिख लीजिए आप, लेकिन जवाब 1 to 1 दीजिए। सही है? उनको खाली करवा के दीजिए। तो विवाद नहीं करना, ये ध्यान रखना है ना। उनकी सहमति में ही अपनी सहमति जाहिर करना, ये बात कर चुका हूं कि हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्हें जवाब देने की जरूरत है, और मुस्कुराते हुए उत्साहित रहना है, और दुखी होकर के कभी भी आपको फॉलोअप में जवाब नहीं देना है, उनके सवालों का जवाब। सही है ना। और खुद का मोबाइल बंद करके सामने वाले का भी मोबाइल बंद कराना है फॉलोअप में। बीच में कभी भी बोलना नहीं है, पहले सुन लेना है, उसके बाद आपको ये काम करना है। कई बार फॉलो करने अपलाइन को लेके जाते हैं, अपलाइन बातचीत कर रहा है, उनको सुन रहा है, और अपलाइन चुपचाप सुन रहा है क्योंकि अपलाइन को पता है हमें खाली करवाना है। उतने में जो एक डाउनलाइन साथ में गया था फॉलो करवाने लेकर के, वो बीच में खुद पढ़ता है, इसलिए सोच करके गुरुजी तो कुछ बोल नहीं रहे, चलो मैं खुद पढ़ता हूँ, लेकिन गुरुजी उसको खाली करवा रहा है, ये सोचा आपने क्यों नहीं? तो जब तक आपके सीनियर ने परमिशन, जब आप सीनियर को भिड़ा दिए, तो जब तक आपको सीनियर बोलने का परमिशन ना दे तब तक आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अगर आपको लगता है मैं सीनियर से बेहतर फॉलो कर सकता हूं तो फिर सीनियर को ले गए क्यों? क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं उनकी? सीनियर को ले जाके बैठा करके और हम ही बातचीत कर रहे हैं तो फिर ले क्यों गए? अगर आप ले गए तो जरूरत है आपको चुप रहने का। आप बेहतर फॉलो कर सकते थे, लेकिन आप सीनियर को ले गए इसलिए क्योंकि उनका अचीवमेंट उनके पास है। हो सकता है उनके पास एजुकेशन आपकी इतना ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें अचीवमेंट से आती है और कुछ चीजें शब्दों से आती है। तो आपने तो अपना फॉलोअप कर ही लिया अपने एजुकेशन और ज्ञान से, एक बार उनका अचीवमेंट तो शो अप करने दीजिए। अरे हमारे प्रीवियस कंपनी में ऐसे अपलाइन थे, क्या बताऊं, वो फॉलोअप करने जाते थे तो एक ही बात बोलते थे क्या बताऊं, तुम मरबो ना तो 2 लाख रुपए सप्ताह 8 लाख महीना मिलता, यही शब्द सेम जो बता रहे हैं। इतना ही फॉलोअप करने आता था, डायमंड बन गए। नाम लो क्या? मैक्सिमम लोग यहाँ पे जानते होंगे प्रीवियस कंपनी। अब बताइए, सामने वाले जिंदा इंसानों को मार रहे हैं, एक ही पॉइंट को लेके वो पकड़ के आगे बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे क्या, बस मुझे पता था इन्होंने जो 50 लाख रुपया कमा रखा है वो दिखवाना है मुझे, बाकी इनका शब्द निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनके अचीवमेंट से लोग कन्वर्ट होता था, उनको नॉलेज नहीं था, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मैकेनिक थे वो। मिस्त्री का वो गाड़ी वगैरह जो आप सर्विसिंग करते हैं ना, बनवाते हैं ना, वो मैकेनिक थे वो।
समझ गए होंगे पुराने वाले, बिहार शरीफ के डायमंड है वो, है यही बात बोल देते, बस मरने का इंतजार करवा देते, मरिएगा तो सप्ताह का 2 लाख, महीने का 8 लाख मिलेगा। अब सोचिए जिंदा आदमी को मार रहे हो, जूता चप्पल भी मिलेगा ना सर। तो मेरा कहने का मतलब फॉलोअप हमें कई बार, जब भी आपका अपलाइन अगर आपने समय लिया है तो उनको सुनिए, उनको बोलने दीजिए, आप मौका दीजिए, आपको लास्ट में मौका आपका अपलाइन देगा, क्योंकि आपके बिना विश्वास दिलाई वो सामने वाला बंदा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा आप ही से, आपकी बातों से। अपलाइन सिर्फ होता है उनके सवालों का जवाब देने के लिए, कन्विंस करने के लिए, लेकिन यकीन तो आप ही को दिलाना पड़ेगा। तो तब तक आपको चुप रहना नहीं जब तक आपका अपलाइन आपको परमिशन ना दे। फॉलोअप में F3 फार्मूला के बारे में बताया गया आपको, है ना, सामने वाले का साथ देना है, उनके जवाब में फील कराना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, है ना, जो बीमारी आज वो बता रहे हैं वो बीमारी पहले कभी था, वो आपको बतानी है। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में ये बातें बता चुकी है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ एक एवरेज बताता है रेशियो की, फॉलोअप में जब आप करने जाएंगे तो 10% लोग आपको मना करेंगे और 10% लोग आपको हाँ करेंगे और 80% लोग हाँ और ना दोनों कर, कंफ्यूज में है वो। कंफ्यूज कैसे है? कंफ्यूजन का एक कहानी मैंने भी दिलीप चौबे सर से सुना है। एक इंसान जब कंफ्यूज रहता है तो क्या होता है, एक रामलाल था, वो जीवन से हताश हो गया, वो 6 मंजिले का छत से छलांग लगाकर अपना जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कूद करके अपना जान दे दूंगा। नीचे सारे लोग अब सोचे मैं बुलाऊं कैसे, कैसे इसको बचाऊं। जब वो बंदा सामने वाले बुला रहा था कि रुक जाओ, मना कर रहा था रुक जाओ, वरना मैं मेरा जान दे दूंगा, मैं अब जीकर क्या करूंगा। तो उतने में हुआ क्या, आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी। कंफ्यूजन एक ऐसी चीज है ना कि आपसे क्या से क्या करवा देती है आपको पता भी नहीं चलेगा। वो बंदा कूदना चाह रहा था, उतने में बोला रामलाल जल्दी से नीचे उतरना, तेरी बेटी भाग गई है। और जैसे उतरता है, कूदता है वहां से, पहले मंजिले से नीचे, अभी हवा में होता है, उसको याद होता है कि मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है। फिर दूसरे मंजिले तक पहुंचता है, फिर उसको याद आता है मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। और जब नीचे गिरने वाला, जब मरने वाला होता है, उससे जस्ट 10 सेकंड पहले उसको स्मरण होता है मैं तो रामलाल ही नहीं हूं। बंदा कंफ्यूज था, वो बंदा इतना कंफ्यूज था, खामखा वो मारा गया। रामलाल तो कोई और था, उसने छलांग लगा दी, तेरी बेटी भाग गई। बंदा इतना कंफ्यूज होता है। जब आप रास्ते पे आप चलते हैं तो आपको पता होगा कि कुत्ते को आपने देखा होगा, जब रास्ता क्रॉस करता है तो कंफ्यूज होता है, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, आगे पीछे होने की कोशिश करता है। उतने में एक ट्रक वाला, एक कार वाला, एक बाइक वाला आता है और उड़ा करके चला जाता है। कंफ्यूज नहीं रहना है जिंदगी में। आपके लिए पहली बात बता रहा हूं, आपको कभी कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको ये क्लियर रखना है अपना लक्ष्य की कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। ये हाँ और ना वाले लोग को हमें ना वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है, तो मुझे ना सुनना पड़ेगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। मार्केट में 80% लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, मैं करूं कि ना करूं, फलना किया बर्बाद हो गया, फलना किया ये हो गया, वगैरह वगैरह। आज लोग मार्केट में इस तरह का विचार चल रहे हैं। आपको उस ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए तब तक आपको अपना काम अपने हिस्से का करते रहना पड़ेगा। और अगर आप कर पाए तो वो दिन दूर नहीं जब आपके साथ लोगों की लाइन लगेगी। क्लियर है फाइटर? अब आइए मैं कुछ फॉर्मूले आपको देता हूं फॉलो करने, आपके काम आएंगे। ये कुछ टेक्निक्स था, ये कुछ बातें थी जो आपको फॉलो करने के दौरान आपको ध्यान रखना है। अब आइए टेक्निक, आपको वो टेक्निक जो रियल में आपको मटेरियल चाहिए था लेकिन आपके पास था नहीं, और आपके पास है नहीं तो आप कुछ बोल नहीं पाते। यही तो वजह है, फॉलोअप में आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। अब रॉ मटेरियल आपको दिखाओ। इस दुनिया में काम तो बहुत है, पर मैं क्यों आया इस बिजनेस में, आपको इस फॉर्मूला के जरिए बताना है कि सर आज हमने देखा कि 65 साल की उम्र में आज एक इंसान के पास क्या होता है। व्हाट हैपन एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, क्या क्या होता है 65 साल की उम्र में। जब एक व्यक्ति होता है तो पहली बात तो 65 साल की उम्र में
36% ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, 65 साल की उम्र में ही खत्म हो जाते हैं। 54% ऐसे लोग हैं जो डिपेंड है 65 साल की उम्र में। किसके ऊपर? कोई अपने बच्चे के ऊपर, कोई जॉब के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड है। 5% ऐसे लोग हैं जो 65 साल की उम्र में आज भी उनके पास जॉब है। अब क्या जॉब हो सकता है, आप आकलन लगा लीजिए। 4% ऐसे लोग हैं जो 65 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्री हैं, और 1% ऐसे लोग हैं जो 65 साल की उम्र में भी आज वो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम उनके पास है। आप सोच के देखिए, जब हम 65 के होंगे, ये खासकर उनके लिए बताना है जिनको बोलते हैं सर अब मैं क्या करूं, मेरी तो उम्र हो गई, या जो अभी यंगस्टर है या जिनका 10 साल बचा हुआ है, वो कुछ बहाना आपसे लॉजिक दे रहे हैं। उनको आप बताइए काम तो बहुत है, पर इस बिजनेस को क्यों करना है, वो आप उनको बताइए कि सर आज इस दुनिया में 1% ही लोग ऐसे हैं जिनके पास समय का और पैसे का फ्रीडम है, अदरवाइज सब कहीं ना कहीं सर आप देख पा रहे हैं, ये डाटा बता रहा है 36% लोग इस दुनिया में है ही नहीं, बचे नहीं 65 साल की उम्र में। 54% लोग किसी ना किसी पे डिपेंड है, 5% लोग हैं जो जॉब पे वो मतलब डिपेंड है, और 4% ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल फ्री तो है लेकिन समय की कमी है उनके पास, और 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास समय और पैसे हैं। तो सर 1% में आना है तो कहीं ना कहीं हमें इस बिजनेस को करना पड़ेगा। कैसे? फॉर्मूला नंबर 2 मैं बता चुका हूं ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के दिन कि सर यहाँ पे काम करना क्यों जरूरी है। ये 40 साल आपका ट्रेडिशनल मार्केट का और 4 साल स्लीपलेस वेलनेस का मैं इसके बारे में बता चुका हूं, इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, समय इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 2 मिल गया। आइए फॉर्मूला नंबर 3 जानते हैं। जो लोग कहीं देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दादा परदादा जी ने जो कास लगाया था वो आपके हमारे बच्चे लगाए, आप इस बात को बोलकर बोले ना मुझे इस काम को करने की क्या जरूरत है। तो उनको पता ही है जमाने के साथ साथ बदलना पड़ेगा। पहले ट्रेंड्स हुआ करता था 1950 के दशक में प्लास्टिक का जमाना था, फिर 1960 में ऑयल कॉर्पोरेशन का आया, 1970 में ऑटोमोबाइल्स का आया है, बाकी फिर 1980 में मेडिकल इंजीनियरिंग का आया, फिर 1990 में कंप्यूटर। याद दिलाना चाहूंगा सर, 50 की तो बात नहीं करूंगा लेकिन आप 1990 की दशक में आपको कुछ चीजें स्मरण होगी। जब कंप्यूटर आया था लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि कंप्यूटर कौन चलाएगा, कंप्यूटर पे कौन काम करेगा। लेकिन आज आपके पढ़ाई से लेकर के आपके पैसे तक, आपके जमीन की जायदाद तक, सारे चीजें आज आपके कंप्यूटर पे चढ़ा हुआ है। आज कंप्यूटर के बिना, ऑनलाइन के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है सर। तो समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा सर। 2000 ईस्वी में टेलीकॉम की जमाना था, अभी सर 2010 में आईटी कॉमर्स का जमाना। आईटी कॉमर्स समझ रहे हैं, ई कॉमर्स जितने भी हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह, सर इसका जमाना 2010 के बाद चला। तो सर 2020 के बाद हम जिस दशक में हैं, 25, 30, 40, ये जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है सर। जैसे टाइम टू टाइम आप देख रहे हैं ट्रेंड्स बदलते जा रहा है, अभी का ट्रेंड सेट है डायरेक्ट सेलिंग। हमें और आपको समझने की जरूरत है। आप बताइए उनको, मटेरियल दे रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 4, आप उनको ये 4 क्वाड्रेंट बताइए जो एक इंसान को, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग आज इस पे काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने की बात बोली थी, एक बात आपको याद रखना है कि 4 तरह के यहां पे लोग होते हैं और 4 तरह का काम होता है। सोच देखिए कैसे कैसे डेवलप होता है। 4 क्वाड्रेंट आपके सामने दिख रहे हैं। एक ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर, E फॉर इन्वेस्टर। आपको इनको 4 क्वाड्रेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्या बता सकते हैं कि सर हमारे समाज में ये 4 तरह का काम है और 4 तरह का काम में ही लोग इंगेज हैं। एक एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय जो एक्टिव इनकम करते हैं। कैसे? इनके पास हार्ड वर्क होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होता, इनके पास कोई समय नहीं होता, ये दिन रात काम करते हैं, और जब जब काम करते हैं तब तब पैसा आता है, काम करना बंद तो पैसा आना। ये जॉब पे डिपेंड होता है, इनके पास कोई जॉब होता है। और एक सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये खुद का एक छोटा सा कोई बिजनेस कर लेते हैं, खुद का बॉस बनते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, बहुत सारा इनको पैसे की जरूरत पड़ता है, ना इनके पास पैसे होता, ना इनके पास काम होता। इनके पास एक चीज होता है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। और इस कैटेगरी में 95% लोग हैं 95%, लेकिन पैसे की बात करूं तो मात्र 5% पैसा इनके पास है।
लेकिन एक दूसरा होता है बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर। ये पैसे भी इनकम कमाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग इनके लिए काम करते हैं। लेकिन पहला बिजनेस ओनर, ये बिजनेस ओनर के लिए चाहिए सबसे पहले, इनको देखिए इजी वर्क एस्टैब्लिश करते हैं, ये स्पेयर टाइम कम करते हैं, इनके लिए लोग काम करते हैं। एक काम जिसके लिए लोग काम करे और एक काम जिसके लिए पैसा काम करे, वो यही कैटेगरी है। इसमें 5% लोग हैं, लेकिन पैसे की बात आए तो 95% लोगों के पास पैसा है। जबकि इधर लेफ्ट वाले ग्रुप में जो देख रहे हैं आप, इसमें लोग हैं 95%, लेकिन पैसा मात्र 5%। लेकिन राइट साइड वाले में देखिए लोग मात्र 5% है, लेकिन पैसे की बात करें तो 95% पैसा इन्हीं लोगों के पास है। अब सवाल है बिजनेस और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हम बन नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है सर कि हम हमारे लिए पैसा काम करे। कहीं मैंने जमीन खरीद ली, कहीं मैंने गोल्ड खरीद लिया, या मैंने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा हमारे लिए काम, कहीं कर्जे लगा दिया, सूद पे दे दिया। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है कि हमारे लिए पैसा काम करे। अब बन सकता हूं तो एक बिजनेस ओनर बन सकता हूं। तो सर बिजनेस में कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे डायरेक्ट सेलिंग के भीतर वो बात फिर बता दीजिए सर, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 16 से 17 हजार रुपए की बस परचेजिंग की जरूरत है, और एक बार 15 हजार लगा करके, 17 हजार लगा करके आप करोड़ों अरबों का मालिक बन सकते हैं। एसलीपीएस वेलनेस में आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन सकते हैं। ये बात उनको बताइए ना। मटेरियल, आगे बढ़ता हूं। फॉर्मूला नंबर 5, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। बताइए आप इसके बारे में, किसने मना किया? मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करूंगा, बात कर चुका हूं बिजनेस प्लान में भी, और उस दिन भी हमने बातचीत की थी। क्लियर है? तो आपको अल्टीमेटली ये फॉर्मूले मिल रहे हैं, फॉर्मूला के बारे में आपको बताइए। नहीं मानेगा कैसे यार, मानना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 6, उनको ये बताइए सर कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बेस क्या है और ऑनलाइन बेस्ड क्या है। आज आप देख रहे हैं सर, एक किराना दुकान वाला, आप अगर कोई बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? 15 हजार 20 हजार में दुकानदार, सब्जी वाला बन, साइकिल वाला। हमारे पास काम क्या क्या है वो आप देखिए। ट्रेडिशनल मार्केट में कोई किराना दुकान खोल सकते हैं, सब्जी वाला बन सकते हैं, साइकिल का दुकान खोल सकते हैं, टेलर मास्टर बन सकते हैं, चाय का दुकान खोल सकते हैं, यही सब काम कर सकते हैं ना ट्रेडिशनल मार्केट में। लेकिन ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस क्या क्या है सर? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो, स्विगी, केएफसी, ये ऑनलाइन आज इतना बड़ा कारवा करके बैठ गया सर कि जिसका कभी नाम नहीं हुआ करता था, आज पूरी दुनिया पे छाया हुआ है सर। ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा सर। ऑफलाइन काम और ट्रेडिशनल मार्केट में जो काम हमारे पास है, वो काम को थोड़ा सा आज के समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के सारे काम हो जाएंगे। जो व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी हो और वो बोले मैं तो ऑलरेडी सेटल्ड हूं, मुझे क्या जरूरत है, अच्छी खासी नौकरी है, उनको ये जवाब दीजिए सर, सफलता के 7 सा है। संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा, सेहत, समय, सेवा, सामर्थ्य। ये 7 सा बताता है कि आप इन 7 चीजों में, जो व्यक्ति बोलता है मैं नौकरी में हूं, अच्छी नौकरी में हूं, उनको किसी ना किसी चीज में लपेटिए ना। नौकरी है तो नो डाउट सर क्या हो सकता है? संपत्ति हो सकता है, सम्मान हो सकता है आपके पास, सुरक्षा नहीं है सर, समय नहीं है सर, सेहत भी गड़बड़ हो सकता है। चलो मैं सेहत भी मान लूं, लेकिन सुरक्षा और समय आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इन चीजों में रिजेक्ट करिए, आप मौखिकली करनी है। ये मटेरियल सर आपको दे रहा हूं कि बात क्या कर सकते हैं। जो लोग आपको बोलते हैं ना मैं तो अच्छी खासी सैलरी में हूं, मुझे क्या जरूरत है, नो डाउट सर आपके पास नौकरी है तो पैसे भी आपने अर्न किया होगा कुछ सर, है? कौन है स्लाइड मांगने वाले? कौन है सर? टीएस सिंह। पिछली बार भी मैंने स्लाइड के बारे में कुछ शब्द बोला था सर, जिनको याद होगा इनको याद दिला दीजिए एक बार। माफी चाहूंगा सर, ये स्लाइड आपको आपके सीनियर से एक बार बात कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। स्लाइड बात करूं क्या फिर इस पे? छोड़िए, समय की बहुत किल्लत है ना, स्लाइड पे बात नहीं करूंगा। फिलहाल तो मैं आपसे एक ही शब्द, मेरा मैसेज है सर आपके लिए, स्लाइड पे फोकस ना करें, स्लाइड में बताई गई बातों पे फोकस करें। ओके सर, थैंक यू। मटेरियल मिल रहा है। चलिए 8वां, उनको बताइए ये बात कि सर ट्रेडिशनल मार्केट में लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं। जो वो बातें आता है ना सर, इतना पैसा कंपनी कहां से देती है, कैसे देती है,
उनको ये चीजें बताइए कि सर ट्रेडिशनल मार्केट में काम ऐसे होता है और यहाँ पे काम ऐसे होता है। हम भी बिजनेस ही कर रहे हैं सर, ये भी एक बिजनेस ही है, बस इसका थोड़ा सा ग्राफ आप समझिए सर, कि ग्राफ यहाँ पे सर बाहर की दुनिया में कोई भी वस्तु आप लाते हैं तो 20% में बनता है और हमारे पास आते आते 100% हो जाता है सर। सेम यहाँ भी है सर। फर्क क्या है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर लोग लेते हैं पैसा, यहाँ पे सर डायरेक्ट सेलर होते हैं माध्यम, कंपनी के पास जाता है और उसी पैसे में से हमें और आपको बांटती है। मैं इस पे 20 मिनट बात किया हूँ पहले दिन की स्लाइड में, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, आपको याद होगा, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। फॉर्मूला नंबर 9 मैं बात कर चुका हूँ इसके ऊपर अभी पिछली स्लाइड में। क्या जो व्यक्ति बोलते हैं सर 10,000 17,000 में कौन सा काम स्टार्ट हो सकता है, उनको ये बात बताइए। जो बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप उनको ये बात बताइए कि सर मैं मानता हूं आपके पास आज पैसा नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा सर कि पैसा आज आपके पास 16,000 17,000 नहीं है, 16-17,000 में कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। चाय का दुकान खोल सकते हैं, मोबाइल की दुकान, टेलर की दुकान, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई सीएसपी खोल सकते हैं, खेत की खरीदारी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। ये 15,000 17,000 में क्या कर सकते हैं आप। सर पैसे नहीं है 17,000 तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। आप याद करिए, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में बताया गया था व्यक्ति कि अगर एक इंसान के पैर में कांटे चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए हमें दूसरा कांटा चुभाना पड़ता है। ये वाली एग्जाम्पल आप देते हुए आप उन्हें समझाइए, पैसे नहीं है तो होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको दी जा रही है। फॉर्मूला नंबर 10 आई थिंक लास्ट फॉर्मूला होगा। गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या किसी बिजनेस में क्या होता है उनको आप समझाइए। जो बोलते मैं ऐसा सेटल हूं, मुझे पैसे की क्या नीड है, या जो व्यक्ति बोल रहा है मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं जॉब करके मैं 50,000 60,000 1 लाख महीने की जॉब करूंगा, उनको बताइए आप। चलिए मैं मानता हूं सर कि आज एवरेज लोग जब स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को कितना में करते हैं, 25 से 30 साल में कोई भी जॉब में या किसी बिजनेस में वो सेटल हो जाते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं 25 साल में वो व्यक्ति कहीं किसी काम में सेटल हो गया। फिर हुआ क्या, 25 साल में सेटल हुआ, 60 साल तक वो काम करेगा, तो 25 साल और 60 साल के बीच में कितना वर्किंग टाइम रहा, 35 साल काम किया उसने। 35 साल उन्होंने काम किया और 35 साल काम करने के बाद क्या हुआ, लाइटें दिख रही है सर, दिख रहे उधर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है। जॉब लाइब्रेरी फॉर्मूला नंबर 10। तो फाइटर्स आपको यही चीजें एक एक कीजिए, क्लियर करके लिखना है जो मैंने लिख करके आपको बताया। देखिए मैं एनिमेशन इसलिए लगाया हूं ताकि आप समझ पाए, ठीक है। क्या क्या कि 25 साल में वो जॉब किसी बिजनेस को में सेटल होता है और 60 साल तक वो करेगा जब तक उनके शरीर में जान है, मतलब 35 साल उनकी वर्किंग टाइम रहा। अगर मैं 35 साल का एवरेज इनकम निकाल के देखूं तो क्या आ सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक इंसान अगर 35 साल काम करता है और 50,000 रुपए पर मंथ पहले दिन से अगर वो कमाता है तो पूरे साल में 12 महीने, तो मैं निकाल के देखता हूँ पूरी जिंदगी भर की कमाई 2 करोड़ 10 लाख रुपया होता है। अब 2 करोड़ 10 लाख में क्या होता है 60 साल की उम्र में, क्या कर सकते हैं। एक 60 साल की उम्र में एक इंसान क्या करता है, एक मकान बनाता है, एक छोटी सी कार ले सकता है, 2 बच्चों की पढ़ाई कर सकता है, शादी कर सकता है उनकी, 5 से 10 लाख की कहीं एफडी या सेविंग कर सकता है। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या। पेंशन के बारे में तो बात करूंगा नहीं क्योंकि 2004 के बाद पेंशन भी बंद हो गया। ये एवरेज जो इनकम होती है 50,000 60,000 वालों की, कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको उनको बताने की जरूरत है, वो रिलेट करेंगे, नहीं तो उनके समाज में उनके परिवार में रिश्तेदारों में कोई अगर होंगे जॉब वाले तो वो देख रहे इंसान पूरी जिंदगी भर नौकरी करने के बाद एक मकान, एक छोटा कार, 2 बच्चों की पढ़ाई, शादी और 5-10 लाख की एफडी के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते वो। आप उनको रिमाइंड करिए। लेकिन मैं सर आपको एक ग्राफ बताता हूँ, ग्राफ उनको बताइए कि सर यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अगर पर डे 2 लोगों से भी मुलाकात करते हैं तो साल में कितने लोगों से, लगभग 700 लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और 700 लोगों में मैं ज्यादा नहीं बोलता सर, पहले साल आपने 50 की भी टीम बनाई तो 50 की टीम पर पर्सन पे पर 100 एसपी पे आपको रैंक और मैचिंग इनकम इंक्लूड करेंगे तो 1,000 रुपए आता है। एक साल में आपने 50,000 ही कम, लेकिन
लेकिन वो 50 व्यक्ति में 5 व्यक्ति हमारी आपकी तरह काम करने वाला निकल गया, तो 5 व्यक्ति गुने फिर 50 को लाएगा एक साल में, तो 250 की टीम बनेगी। 250 गुने 1000 मल्टीप्लाई करिए, 2.5 लाख की इनकम दूसरे साल होगी। ऐसे करके आप 5 साल बाद आप यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा की टेस्टिमनी ले जाते हैं। सर, तो आपने ऊपर देखा कि पूरे 60 साल की उम्र में आपके पास 2 करोड़ 10 लाख की इनकम होती है, और यहाँ पे 4 से 5 साल में वो इनकम 2 करोड़ क्रॉस कर जाता है। तो सर, चॉइस आपको करना है कि जिंदगी में 40 साल काम करना है या 4 साल काम करना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। सर, बात समझ में आई? समझ सकते हैं? फिर यहीं पे आपको एग्जाम्पल दे देना है। आपके जो भी आपके सीनियर ने 5 साल गुजारा है, 6 साल गुजारा है, उनका एग्जाम्पल दीजिए आप कि सर, आज हमारे सीनियर में मिस्टर नसीब खान सर हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड से रिटायर फौजी हैं। सर, आप जानते हैं रिटायर फौजी क्या कर सकते हैं? कहीं किसी जगह पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हैं, कोई दुकान डाल सकते हैं, लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया। सर ने स्लीपियस